हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th की हमारी कोर प्लस इलेक्टिव की दोनों की ही बुक है हमारी अभिव्यक्ति माध्यम। ये एक ऐसी बुक है जो हमारी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में ही कंबाइंड रूप से चलती है, हम सभी को अच्छे से पता है। अब इसके जो चैप्टर आपके क्लास 11th में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, अब जो 11th में आ रहे हैं वो 11th वाले चैप्टर जो हैं वो आपके एक कोर और इलेक्टिव दोनों में ही चलते हैं। सिर्फ एक चैप्टर को छोड़कर बाकी सभी चैप्टर आपके दोनों ही सिलेबस में आ रहे हैं। सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है एंड का आपका जो सिर्फ कोर में आता है, तो वो पढ़ाते समय मैं क्लियर करूंगी। लेकिन अभी जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, ये चैप्टर आपके दोनों ही कोर्सेज में कंबाइंड रूप से आएगा। अब इसमें जो के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके साथ ही साथ आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आज हम क्या कराने वाले हैं? आज हम कराने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो हमारा बुक है इस पे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं सभी चैप्टर से। तो हम सभी चैप्टर्स के कंबाइंड रूप से आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रिपोर्ट में सर्वप्रथम लिखा जाता है। जब हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले ऊपर के साइड में क्या लिखते हैं? संस्था का नाम, आयोजन स्थल का नाम, बैठक या सम्मेलन का उद्देश्य या आयोजन की तिथि। तो जो सबसे पहले और ऊपर हम लिखते हैं वो होता है संस्था का नाम। भाई, जिस भी संस्था द्वारा वो रिपोर्ट रेडी करी जा रही है उसका नाम देना तो जरूरी है। अगर हम उसको नहीं देंगे फिर उसके बाद जो है हम तिथि, समय, ये सारी चीजें देते हैं और फिर हम रिपोर्ट बनाते हैं ना कि किस बैटर पे रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? संस्था का नाम। जिस भी कार्यालय के अंतर्गत वो रिपोर्ट बनाई जा रही है, मान लीजिए कि अगर बिजली विभाग है, जो सरकारी बिजली विभाग है, वो अगर बना रहा है तो वो सबसे पहले ऊपर जो है वो बिजली बोर्ड का नाम लिख देगा। जिस भी शहर का बिजली बोर्ड होता है उसका अलग अलग नाम रहता है, तो उसका अपना बिजली बोर्ड का नाम लिख देगा। फिर उसके बाद वो अपनी नीचे रिपोर्ट बनाएगा कि जो भी है, जिस भी तारीख की या जिस भी घटना की रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसकी भी बनाई जा रही है, तो उसके बाद उसकी तिथि, समय देकर और फिर वो रिपोर्ट को रेडी करेगा। प्रश्न संख्या 2 है, रिपोर्ट के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है? अब रिपोर्ट के संबंध में ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? रिपोर्ट में घटना तथा तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उसमें जितनी भी चीजें लिखते हैं वो तथ्य के अकॉर्डिंग होती हैं। दूसरा, रिपोर्ट में किसी पक्ष का सहानुभूति पूर्ण विवरण होता है, यानी पर हम किसी एक पक्ष में, मतलब मान लीजिए कि कहीं कोई झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हम किसी एक पक्ष के पास में आ जाए और उससे हम भावनात्मक तौर पर जुड़कर उससे संबंधित ही बात हम रिपोर्ट में रखेंगे। दूसरा, रिपोर्ट में कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है, तो यानी कि उसमें कलात्मकता नहीं होती। बात सही है, उसमें कलात्मकता नहीं होती, जो चीज जैसी है वैसी ही प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट का महत्व सामयिक होता है, यानी कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। मान लीजिए आज घटना घटी है तो आज शाम तक आपने उसकी रिपोर्ट रेडी करी, सबमिट करी, तो वो खाली उस जब तक वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है उस घटना पे, वो कुछ समय के लिए ही वैलिड रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। तो जब हम ये चारों तथ्य पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें जो रिपोर्ट के संबंध में जो कथन सही नहीं लग रहा है वो कथन है हमारा खा। इसमें किसी भी पक्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं करी जाती। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो एक्चुअल में जो चीजें जिस घटनाक्रम में घटी हैं और जो जो उसका असर पड़ा है, जैसे जैसे पड़ा है, सेम वैसे ही दिया जाता है। ये किसी के पक्ष में बात नहीं की जाती, वो सिर्फ घटना, जो भी घटना हुई है उसका एक विस्तृत ब्यौरा होता है। प्रश्न संख्या 3 है, रिपोर्ट क्या होती है? अब आपको हमने बताना है रिपोर्ट क्या होती है। छोटी घटना की होती है, बड़ी घटना की होती है, का, खा या इनमें से कोई नहीं। तो रिपोर्ट जो है वो किसी की भी हो सकती है, कोई छोटी घटना भी हो सकती है, कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तो इसमें सही क्या होगा? का, खा दोनों। अब ये नहीं कि छोटी सी हुई है तो उसको हम रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। भाई, सरकारी कार्यालयों में हर एक काम जो है वो कागजों पर दर्ज होता है। अब कोई भी घटना घटी, कुछ भी रिपोर्ट, तो उसकी रिपोर्ट देना जरूरी होता है, नहीं तो वो सरकारी दस्तावेजों से मिस हो जाएगा। बाद में हो सकता है उससे संबंधित कोई और मामला उठे तो तब उस रिपोर्ट का रेफरेंस लिया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई छोटी भी चीज हुई है या बड़ी भी हुई है
दोनों ही चीज़ों की रिपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है। अब है प्रश्न संख्या 4। किसी भी संस्थान या व्यक्ति द्वारा किसी विषय अथवा बैठक में लिए गए निर्णयों को किस माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। अब मान लीजिए किसी भी कोई भी संस्था है, कोई भी ऑफिस है, अब संस्था का मतलब सीधे आप ऑफिस समझ लो, उस ऑफिस में किसी भी चीज़, किसी भी मैटर को लेकर चर्चा हुई, उसमें बात हुई, बात करने के बाद उसमें कुछ निर्णय लिए गए, ठीक है। अब जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, हम जैसे बिजली विभाग का बात कर रहे थे, बिजली बोर्ड ने विभाग ने ये कहा कि भाई गर्मियों में जो है बिजली की बहुत ज़्यादा खपत हो रही है, या बरसात आने वाली है, हमें बिजली के तारों का मेंटेनेंस करना है। तो इस विषय पर चर्चा हुई उस मीटिंग में बिजली बोर्ड में। अब बिजली बोर्ड में जब इस चीज़ की जो है चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद ये हुआ कि जब मेंटेनेंस होगी तो हमें उस एरिया की बिजली काटनी पड़ेगी। तो अब उसकी सूची बनी कि किस एरिया में किस दिन काम होगा, कैसा होगा, वो पूरी सूची बन गई। अब मान लीजिए उसमें आज ये मीटिंग हुई है और कल जिस एरिया में बिजली काटी जानी है और मेंटेनेंस होना है, उस एरिया के लोगों को ये बताना है कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट नहीं रहेगी। तो अब ये कार्यालय में जो भी चीज़ हुई है, इसकी अब इनको सभी लोगों तक इसकी सूचना पहुंचानी है। अब सब लोगों तक इसकी सूचना वो कैसे पहुंचाएंगे? तो इसको पहुंचाने के लिए वो क्या करेंगे, वो सहारा लेंगे परिपत्र, टिप्पणी, रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्ति का। तो वो सहारा लेते हैं प्रेस विज्ञप्ति का। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा पेपर रहता है उसके सेकंड या थर्ड पेज पर एक छोटा सा कॉलम निकलता है जिसमें आज यहाँ पर बिजली कटौती होगी या समथिंग ऐसे कुछ सूचना देते हुए, या पानी की कटौती होगी, समथिंग कुछ ऐसा दिया जाता है, ठीक है ना। इस एरिया में इतने समय तक बिजली नहीं आएगी, तो वही आपकी प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रेस विज्ञप्ति की शब्दावली एवं शैली कैसी होनी चाहिए। अब जब प्रेस विज्ञप्ति छपती है तो उसकी शब्दावली किस तरीके की होनी चाहिए, निश्चित, अनिश्चित, तथ्यपरक या ये सभी। तो यहाँ पर जो इनकी शैली होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए। सिर्फ जो बात आपको कहनी है उतनी ही, उसमें ना आपको कलात्मकता लानी है, ना ही कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़नी है, ना कम करनी है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रेस विज्ञप्ति में सबसे नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। जब प्रेस विज्ञप्ति हमारी होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये हमारी प्रेस विज्ञप्ति है सपोज, ठीक है, ये कॉलम है जो पेपर में छपना है। अब इसमें जब ये किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या, ये हमारा लेफ्ट है ना, तो यानी कि इसमें नीचे सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा जाता है ये आपको बताना है। प्रकाशनार्थ या प्रसारणार्थ, प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक, कार्यालय के स्थान का नाम या प्रेषक के हस्ताक्षर या पद का नाम। तो जब इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति छापी जाती है तो बाईं ओर जो सबसे नीचे लिखा जाता है वो है प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पद का नाम। अर्थात भाई जरूरी है कि भाई ये किस संस्था द्वारा आया है, क्या आया। जैसे अब ये बिजली विभाग की तरफ से आया है तो जो भी वहाँ के अभियंता होंगे वो सबसे पहले अपना यहाँ नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर, पद का नाम दे देंगे, बिजली बोर्ड निदेशक, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि प्रामाणिकता होती है कि हाँ ये जो रिपोर्ट आई है वो एकदम सही है, फेक नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रेस विज्ञप्ति को सीधे किसे भेजा जाता है। अब मान लीजिए अब कार्यालय में डिसाइड हो गया कि इतने से इतने बजे तक बिजली कटौती होगी, तो ये प्रेस विज्ञप्ति किसके पास सबसे पहले जाएगी, समाचार पत्र कार्यालय में, सूचना अधिकारी के पास, सरकारी कार्यालय में, गृह मंत्रालय में। तो ये जो है ये सबसे पहले जाती है सूचना अधिकारी के पास। देखिए सभी सरकारी संस्थाओं के लिए जो भी चीज़ें आपको किसी भी जनसंचार माध्यम द्वारा पब्लिश करवानी है, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, समाचार पत्र हो, इंटरनेट हो, किसी भी के माध्यम से करना हो तो उसकी खबर सबसे पहले आपको सूचना अधिकारी को देनी पड़ती है, तभी आप उसे उस जरिए के थ्रू करवा सकते हो। तो वो सीधे सीधे प्रेस विज्ञप्ति आप कहाँ दोगे, सूचना अधिकारी को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए क्या जारी किया जाता है। अब जो भी बैठक हुई,
अब बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए, तो उनको संचालित कराने के लिए यानी कि कार्यान्वयन कराने के लिए क्या किया जाता है? आवेदन पत्र दिया जाता है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है, परिपत्र जारी किया जाता है या अनुस्मारक होता है। तो सही क्या होता है? वो जारी किया जाता है परिपत्र। मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बिजली बोर्ड का उदाहरण दिया कि उसमें दिया गया कि ठीक है, ये इस एरिया की इतने बजे बिजली काटी जाएगी, तो उस पर एक पूरी सूचना किसको दे दी गई? सूचना अधिकारी को, और उसने ही वो बात प्रेस विज्ञप्ति से प्रेस में छपवा दी। लेकिन अब ये बिजली का जो मेंटेनेंस जिनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जिनके द्वारा किया जाएगा, जिन अधिकारियों या जिन कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, उनको ये चीज रिटन में अधिकारी द्वारा देनी पड़ती है। तो वो क्या कहलाता है? उनसे बोला जाता है आप इस दिन इस एरिया की बिजली सही करिए। तो इसके लिए वो लोग परिपत्र जारी करते हैं जो दिया जाता है उन अधिकारियों और कर्मचारी को कि आपको इस एरिया में काम करना है। क्योंकि देखिए, जब आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली बोर्ड वाले आते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ है, हमें ऑर्डर दिखाइए, हमें पेपर्स दिखाइए। तो वो जो ऑर्डर की मांग करते हैं वो होती है अधिकारी द्वारा इशू किया गया परिपत्र होता है। जब हम कोई सरकारी अधिकारी काम करता है और सीधे कोई सामान्य जनता उनसे बोले कि आपको ये काम करने का ऑर्डर अगर ऊपर से आया है तो वो ऑर्डर की कॉपी हमें दिखाइए, तो वो ऑर्डर की कॉपी ही परिपत्र कहलाती है। प्रश्न संख्या 9 है, अनेक अधिकारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रारूप तैयारी किया जाता है? अब कोई निर्णय लिया गया, अब वो एक ही सूचना कई सारे लोगों तक पहुंचानी है, तो उससे कौन सा माध्यम लिया जाता है? परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सामान्य कार्यालय पत्र या आवेदन? तो उसके लिए किया जाता है परिपत्र जारी, कि एक ही साथ सामूहिक रूप में सभी लोगों के नाम उसके अंदर लिख दिए जाते हैं कि इन किन अधिकारियों द्वारा ये काम किया जाएगा, और फिर वो जारी कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपत्र से संबंधित नहीं है? अब यहां पर कुछ कथन आपको दिए गए हैं और बताना है जो कि संबंधित नहीं है। क्या है? परिपत्र में संबोधन यानी महोदय होता है। दूसरा, परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक ही आदेश या निर्देश या संदेश का अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है। एक ही संदेश कई लोगों को भेजा जाता है। प्रेषिति के पद के नाम के पहले समस्त का उल्लेख किया जाता है। प्रेषिति यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं उसके पहले समस्त का उल्लेख किया जाता है। तो इसमें जो परिपत्र के संबंध में बिल्कुल भी सही नहीं है वो है आपका परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर नहीं होते, क्योंकि एक ही प्रति निकलती है, उसी पर सभी के नाम लिखे जाते हैं और उसी पर सिर्फ एक प्रति पर हस्ताक्षर होते हैं, उनके ओरिजिनल पर। प्रश्न संख्या 11 है, परिपत्र का कलेवर किसकी तरह होता है? अब जो परिपत्र जारी किया जाता है उसका कलेवर किस तरीके का होता है? कार्यालय ज्ञापन होता है, आवेदन पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है कि का और गा दोनों है? परिपत्र का कलेवर जो है वो होता है आपका कार्यालय ज्ञापन की तरह और सरकारी पत्र की तरह। तो सही हमारा क्या है? का और गा। प्रश्न संख्या 12 है, परिपत्र में प्रेषक कितने होते हैं? अब परिपत्र जब भेजा जा रहा है तो प्रेषक अर्थात उसे भेजने वाले कितने लोग होते हैं? 1, 2, अनेक या 4? तो उसको भेजने वाला जो प्रेषक है वो सिर्फ एक होता है। हाँ, प्रेषिती बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि प्राप्तकर्ता बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रेषक सिर्फ और सिर्फ एक होता है। प्रश्न संख्या 13, परिपत्र के प्रारूप में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? जब हम परिपत्र इशू करते हैं तो उसके प्रारूप में क्या चीज प्रयुक्त नहीं की जाती है? पत्र क्रमांक, माननीय, संबोधन या विषय? तो जब परिपत्र इशू किया जाता है तो उसमें माननीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, हम सीधे संबोधन करते हैं, क्योंकि माननीय जब हम अपने से उच्च अधिकारियों को लिखेंगे तब हम माननीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परिपत्र हमेशा उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारियों को ही लिखा जाता है, इसलिए माननीय जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, किसी भी संस्था या कार्यालय की औपचारिक बैठक में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाने वाली सूची क्या कहलाती है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, किसी भी संस्था या कार्यालय की
औपचारिक बैठक, यानी कि औपचारिक जो बैठक होती है उसमें सम्मिलित होने के लिए जितने भी लोगों को है उनकी सूचना दी जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? कार्यवृत्त, कार्यसूची, टिप्पणी या रिपोर्ट, तो उसे बोला जाता है कार्यसूची। ध्यान रखिए कि कार्यसूची में उस मीटिंग में डिस्कस होने वाले एजेंडा भी लिखे जाते हैं, यानी कि उस मीटिंग में किस किस विषय पर किस क्रम में, जैसे मान लीजिए शुरू में जिस बात पर बात होगी वो लिखी जाएगी, सेकंड नंबर पे दूसरी, तो मतलब जो भी उस मीटिंग में होने वाला है उन सभी की मिनट्स बाय मिनट्स जो है एंट्री रहेगी, और उसके अलावा इसमें जितने लोग शामिल होने वाले हैं उनका उल्लेख रहेगा, और साथ ही साथ इसमें इनविटेशन भी रहता है उन लोगों के लिए जो लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो इन सभी को मिला जुलाकर क्या बनती है? कार्य सूची बनती है। प्रश्न संख्या 15 है, कार्य सूची बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से किसके द्वारा तैयार की जाती है? अब जो भी बैठक की अध्यक्षता करने वाला है वो किसको आदेश देता है कि आप कार्य सूची बनाइए? बैठक के सचिव द्वारा, बैठक के उप सचिव द्वारा, लिपिक द्वारा या उपाध्यक्ष द्वारा? तो ये किसके लिए बनाई जाती है? ये बनाई जाती है बैठक के सचिव द्वारा, यानी कि सेक्रेटरी जो है वो इसको बनाता है। प्रश्न संख्या 16 है, क्या दिया है? कार्यसूची के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो कार्यसूची के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, मतलब गलत है, एक तरीके से कार्यसूची के हिसाब से जो एकदम गलत है। किसी भी बैठक में निर्णय हेतु मुद्दों की सूची कार्यसूची कहलाती है, यानी कि जो निर्णय लिए गए हैं वो कार्यसूची कहलाती है। दूसरा, कार्यसूची में मुद्दों का केवल शीर्षक लिखा जाता है, उनका विवरण नहीं लिखा जाता, यानी कि कार्यसूची में जिन मुद्दों पर डिस्कशन होना है वो सिर्फ शीर्षक के तौर पे लिखे जाएंगे, अंदर उनका विवरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, कार्यसूची समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति के सचिव द्वारा तैयार की जाती है एवं भेजी जाती है, यानी कि अध्यक्ष जो भी है उस संस्था का वो सचिव को आदेश देता है कि आप कार्यसूची को तैयार कीजिए और सभी तक इसको पहुंचाइए। नेक्स्ट है, कार्यसूची समिति के सदस्यों को निर्णय लेने संबंधी पूर्व तैयारी हेतु भेजी जाती है, यानी कि जो भी निर्णय होने हैं उससे पहले ही उसकी जानकारी के लिए उनको ये सूची भेज दी जाती है। तो जो जितने भी हमने 4 पढ़े इनमें से जो सही नहीं है वो है आपका कि कार्यसूची में मुद्दों का केवल शीर्षक लिखा जाता है, विवरण नहीं। भाई शीर्षक आप लिख दोगे तो आप उसमें आप शीर्षक लिख दिया, जैसे बिजली कटौती, अब उसके आगे विवरण भी तो लिखो कि बिजली कटौती क्यों हो रही है, मेंटेनेंस के कारण हो रही है या बिजली काटी जा रही है बचत के लिए काटी जा रही है, तो वो आपको थोड़ा सा उसका विवरण देना पड़ता है कि आखिर हम उसके बारे में क्या बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 17 है, संस्था की संचालन समिति की बैठक में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? अब संस्था में जो भी चीजें संचालन की गई हैं उनका जो संक्षिप्त विवरण है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यसूची, रिपोर्ट, टिप्पणी या कार्यवृत्त? तो वो कहलाता है आपका कार्यवृत्त, यानी कि जो भी डिस्कशन हुए हैं सारे, जिस मैटर पे हुए और उस मैटर पे जो भी निर्णय हुए वो भी जो है नोट किए जाते हैं, और उसके बाद जो भी मीटिंग में हुआ उसको लिखा जाता है। मान लीजिए जो पहले कार्यसूची बनी तो उसमें नंबर 1 पॉइंट पे जो पहले डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद जो निर्णय लिखा वो मेंशन किया गया, तो वो हमारा पूरी जो सूची बन जाती है मीटिंग के एंड तक, जो जो हुआ मीटिंग के अंदर, जिन जिन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ और उनका निर्णय हुआ वो सभी कहलाता है कार्यवृत्त। क्या कहलाता है? कार्यवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवृत्त का लेखन होना चाहिए। जब कार्यवृत्त लिखा जाता है तो उसका लेखन किस तरीके से किया जाता है? संक्षिप्त, सारगर्भित, स्पष्ट या ये सभी? अब कार्यवृत्त आपको पता है कि क्या होता है कि जो जो कार्य चीज़ें हुई मीटिंग में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कार्यवृत्त में, तो अब उनको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो उसमें ये जो है सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से लिखनी पड़ती है, यानी कि एक तो पहली बात है बहुत डिटेल में नहीं देना, कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी निर्णय हुआ, कुछ भी हुआ, तो जो पॉइंट था उसी पर क्या निर्णय लिया गया आपने उसे संक्षिप्त में दे दिया। सारगर्भित होना चाहिए, कम शब्दों में सारी चीज़ें बयां करना चाहिए, ये नहीं है कि आधी चीज़ें छोड़ दें और आधी चीज़ें लिख दें, ये नहीं करना चाहिए। फिर है स्पष्ट रूप से, क्योंकि कार्यवृत्त पढ़ने वाले कई सारे लोग होंगे, तो जो बात आप कहना चाह रहे हो उसे पूरी तरीके से डिटेल में कहना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से जब कार्यपत्र का लेखन किया जाता है तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, टिप्पण या नोटिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। अब आपको पता है कि टिप्पण या नोटिंग ये किस लिए लिखे जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया था ना, टिप्पण क्या होता है, जैसे कोई चीज़ कोई भी कार्य हुआ, कुछ भी हुआ, तो अधिकारी को उस चीज़ की सूचना देना या उसके बारे में बताना जो है वो ये जो है नीचे वाले अधिकारी जो हैं वो अपर अधिकारी को भेजते हैं किसी चीज़ की सूचना के लिए टिप्पण। अब टिप्पण किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है, देखिए क्या है। टिप्पण का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया गया है। अर्थात कोई भी निर्णय जो लिया गया उसके बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट और तर्कसंगत चीज़ों को प्रस्तुत करा जाता है। फिर नेक्स्ट है, उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया गया है। अब आपने निर्णय लिया ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये किन बातों पे निर्णय लिया गया है ये भी टिप्पण में लिखना पड़ता है। टिप्पण का मतलब ये नहीं होता कि आपने इतना सा लिख दिया। अब किसी के बारे में भी आप अगर अधिकारी को इन्फॉर्म कर रहे हो तो वहां पर आपने, हाँ भाई ये निर्णय लिया गया है, लेकिन वो निर्णय किस कारण से लिया गया है या किस विषय पर लिया गया है ये बताना भी जरूरी होता है। टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। इसका उद्देश्य एक खास तौर से ये रहता है कि जो भी काम है वो नियम के अनुसार हो। तो एक तरीके से टिप्पण के ये सभी जो हैं वो उद्देश्य होते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। तो टिप्पण तो आप समझ गए ना कि क्या होता है। टिप्पण हमेशा क्या है, जो छोटा अधिकारी है वो बड़े अधिकारी को उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करने के लिए लिखाया जाता है। टिप्पण मुख्यतः कितने स्तर के होते हैं, कितने स्तर के टिप्पण होते हैं। सहायक स्तर पर टिप्पण होता है, अधिकारी स्तर पर टिप्पण होता है, उपरोक्त होता है दोनों ही, या कार्यालय टिप्पण। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, सहायक स्तर पर टिप्पण होता है। जो सहायक या निम्न अधिकारी, जो निम्न कर्मचारी होते हैं वो टिप्पण लिखते हैं किसको, अधिकारी को। अब वो अधिकारी जो है उस टिप्पण पर अपनी प्रक्रिया उसी के नीचे व्यक्त करके लिख देता है, तो वो कहलाता है अधिकारी स्तर का टिप्पण। तो इस तरीके से टिप्पण के दो स्तर होते हैं। यहाँ पर स्तर बताया गया है, प्रकार नहीं बताया गया, ये ध्यान रखना। पहला क्या है, सहायक स्तर पर टिप्पण, और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। तो यहाँ लिखेंगे हम उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 21 है, आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं। अब आरंभिक टिप्पण यानी कि जो सहायक स्तर पर टिप्पण लिखा जाता है वो ही आपका आरंभिक टिप्पण कहलाता है। तो आरंभिक या मुख्य टिप्पण होता है जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए होता है। क्या इसलिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पण पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, तो वो कहलाता है आरंभिक या मुख्य टिप्पण। नेक्स्ट आते हैं, जिसमें सहायक विचाराधीन मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उनका विवेचन करता है। जो सहायक है वो संबंधित जो भी विषय है उस पर जो है वो विवेचन करता है संक्षिप्त, वो आपका आरंभिक टिप्पण कहलाता है। नेक्स्ट है, जब सरकार या किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उसे आरंभिक टिप्पण बोलते हैं। तो आरंभिक टिप्पण मैंने अभी आपको बताया कि सहायक स्तर पर किसी विषय पर विवेचना करना ही आपका सहायक टिप्पण कहलाता है। तो ये होगा। तो अब जैसे पहले यहाँ पर दिया है, जब किसी पत्र या ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ये अनुस्मरण होता है। फिर ये दूसरा वाला है, सहायक या आरंभिक मुख्य टिप्पण पे जब संबंधित अधिकारी जब टिप्पणी करता है तो वो आपका अधिकारी स्तर का टिप्पण कहलाता है, जिसे अनुशासित टिप्पण भी कहते हैं। तो इस तरह। और नेक्स्ट जो आपका आखिरी वाला है, जब सहायक किसी संस्था या विशिष्ट अधिकारी को आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार करता है तो वो प्रतिवेदन कहलाता है। तो सही अगर आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण की बात करें तो वो है आपका का, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए विवेचन करता है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल्स वही हैं, क्वेश्चन बदला है।
ये अब आइए देखिए, अनुषंगिक टिप्पण किसे कहते हैं? अनुषंगिक, ये टिप्पण जो है वो अधिकारी स्तर का टिप्पण होता है, ठीक है, जो अभी हमने बताया ना, एक सहायक स्तर का टिप्पण और दूसरा होता है अधिकारी स्तर का टिप्पण। तो ये होता है अनुषंगिक टिप्पण। ये क्या होता है? जब किसी पत्र या ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। सहायक या आरंभिक या मुख्य टिप्पण को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, तो वो कहलाता है, ये एकदम सही है, खा हमारा ऑप्शन एकदम सही है। जब कोई भी सहायक स्तर का व्यक्ति है जो मुख्य टिप्पण जब अधिकारी के पास भेजता है तो वो अधिकारी उसी टिप्पणी लिखने को पढ़ने के बाद उसी के नीचे अपना गंतव्य लिख देता, मतलब उसका अपनी जो राय है वो उसके नीचे लिख देता है, तो वो क्या कहलाता है? अनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ना कि जब आपको आंसर पता हो तो भी आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ये कंपलसरी है, इस चीज़ का आप नियम बना लीजिए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमको आंसर मिल गया है उसके बाद के हम ऑप्शंस नहीं पढ़ें। हो सकता है कोई चीज़ें उलट फेर करके नीचे दो ऑप्शंस में आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हूँ, इसलिए आपको सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए विवेचन करता है, बिल्कुल भी नहीं। जब सरकार या किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा है खा। खा हमारा होता है अनुषंगिक टिप्पण, जो अभी हमने आपको समझाया। नेक्स्ट आते हैं, स्मरण पत्र या अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर किसे कहते हैं? अब बहुत से सरकारी कार्यालयों में क्या होता है कि हमने कोई एप्लीकेशन दी या हमने काम करने के लिए बोला, या एक अधिकारी दूसरे का अधिकारी को काम करने के लिए बोलता है, वो अधिकारी के दिमाग से वो बात निकल गई या पेपर्स इधर से उधर हो गए, तो उसको उस मामले पर ध्यान नहीं गया। तब क्या करता है, उसको उस बारे में याद दिलाने के लिए जिस अधिकारी ने पहले डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो उन्हें एक स्मारक या अनुस्मारक पत्र भेजता है, रिमाइंडर भेजता है, जिसमें ये चीज़ मेंशन करता है कि हाँ फला नंबर, क्योंकि जब भी कोई सरकारी कागज़ भेजा जाता है तो उसमें फाइल नंबर ज़रूर दिया जाता है। फला फाइल नंबर में हमने आपको ये भेजा था, इस पर आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया, तो उनको याद दिलाने के लिए उस डॉक्यूमेंट के बारे में ये क्या कहते हैं अनुस्मारक भेजा जाता है। तो जो पत्र भेजा जाता है उसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक या रिमाइंडर कहते हैं। तो पहला है, जब किसी पत्र ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए, बिल्कुल सही, यही आंसर है, याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुस्मारक या रिमाइंडर भेजा जाता है। ये अब चूंकि हम कार्यालय लेखन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाने वाले या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजने वाले पत्रों की बात कर रहे हैं, यहाँ आम जनता अधिकारियों के लिए बात हम नहीं कर रहे हैं। तो जो आपको यहाँ इस पूरे चैप्टर में जितने भी आपके कार्यालय लेखन आ रहे हैं, ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनकी बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह के पत्र भेजे जाते हैं। तो यहाँ कभी भी हम कोई ऐसी बात नहीं करें कि आम जनता है जो वो सरकारी कार्यालयों में या अधिकारियों के पास किस तरह की चीज़ों को भेजती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका का है, लेकिन बाकी भी आप पढ़ोगे। सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पण को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है। नेक्स्ट है, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए विवेचन करता है। नेक्स्ट है, जब सरकार या किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तब। तो सही ऑप्शन है आपका का। जब किसी पत्र या ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुस्मारक या रिमाइंडर भेजा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, औपचारिक प्रतिवेदन किसे कहते हैं? अब यहां पर बताया गया औपचारिक प्रतिवेदन क्या होता है। चलिए देखते हैं। जब किसी पत्र या ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पण को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है।
नेक्स्ट है जिसमें सहायक विचाराधीन मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। नेक्स्ट है जब सरकार या किसी अन्य संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका घ है। क्या होता है, जब सरकार या किसी संस्था, गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की किसी भी संस्था की तरफ से विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार, यानी कि कोई बहुत ही बड़े पद का अधिकारी हो, उसके आदेशानुसार कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार करना हो। किसी भी कार्य के बारे में अगर आप प्रतिवेदन तैयार करते हो तो वो औपचारिक प्रतिवेदन कहलाता है। तो औपचारिक का मतलब तो आप ये समझ गए कि ये जहाँ पर हम फॉर्मल चीज़ें बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर हम ऑफिशियल लेवल पर बात करते हैं, वहीं पर इन औपचारिक चीज़ों के बारे में बात उठती है। तो वहीं पर ये जैसे हुआ, तो यहाँ पर किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा उसके विशिष्ट अधिकारी द्वारा जब प्रतिवेदन तैयार करने को बोला जाता है तो वो सीधे सीधे औपचारिक प्रतिवेदन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है घ। प्रश्न संख्या 25 है, प्रतिवेदन लेखन के लिए किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। अब जब प्रतिवेदन लिखा जाता है तो उसको लिखते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब वो क्या चीज़ें हैं? पहला है रूपरेखा पहले बनानी चाहिए। आप प्रतिवेदन जिस पर भी तैयार कर रहे हो तो उसका पहले एक रफ खाका बना लो कि उसमें आपको लिखना क्या क्या है। फिर नेक्स्ट तथ्यों का संकलन होना चाहिए। जो भी एविडेंस आपके पास मौजूद हैं, जो भी आपके पास में डाटा अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर अपने पास रखिए। विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन और विचारों की प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो भी चीज़ है उसमें आप बहुत क्या कहते हैं, एग्रेसिव लैंग्वेज नहीं लिखोगे, पूरा विवेकशील होना चाहिए, निष्पक्ष अध्ययन होना चाहिए। किसी भी एक पक्ष के फेवर में जाकर आप ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है विचारों की प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो भी विचार आप उसमें व्यक्त करना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं। ये नहीं कि आपके मन में जो चीज़ें आई आप वो लिखते जाओ। आप जो भी लिख रहे हो वो एप्लीकेबल होना चाहिए, जो लोगों के साथ आप जो प्रैक्टिकली हो, एप्लीकेबल हो, ऐसी चीज़ों को आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट है विषय केंद्रित अध्ययन होना चाहिए। जिस भी विषय पर आप प्रतिवेदन लिख रहे हो आप उसी पे फोकस्ड रहोगे, इधर उधर आपको नहीं मूव करना है। सही निर्णय होना चाहिए, आवश्यक विस्तार से बचें। उस प्रतिवेदन में आप जो भी निर्णय दोगे वो निष्पक्ष तौर पर होना चाहिए और बेवजह की चीज़ें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। ये नहीं कि ये बात तो वो बात तो वो बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जो आप मैटर पे लिख रहे हो सिर्फ उतनी ही बात को आपको लिखना है। नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो प्रतिवेदन लेखन के समय इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो प्रतिवेदन जो है वो एक अनौपचारिक पत्र में बदलते समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप उसमें फालतू की चीज़ें भरोगे, केंद्र से हट जाओगे हैं, तो उससे क्या होगा, आप पूरी तरीके से आप जिस फॉर्मेट में लिखने जा रहे हो वो उस फॉर्मेट से आप भटक गए हो, है ना। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी ये सारी ही बातों का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ हमने अपना ये चैप्टर ख़त्म किया, कार्यालय लेखन। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमने आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को समझाया है। सारी चीज़ें क्लियर करिए, जितने भी तरह के पत्र होते हैं, टिप्पण हो, प्रतिवेदन हो, रिपोर्ट हो, सब कुछ मैंने, अर्ध सरकारी पत्र हो, सब कुछ मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया हुआ है एक्सप्लेनेशन वाले आपके वीडियो में। तो उसको आप ज़रूर देखिए और चीज़ों को समझिए, और जब आप वो चीज़ समझ लोगे तो घुमा फिरा कर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, कहीं परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये जो चैप्टर हमने अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कराया है, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे ही पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं और पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए। ये मैं मानती हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी आपके चैप्टर, इस बुक के जितने भी चैप्टर हैं, उनको लेकर थोड़ा सा डर आप लोगों के मन में रहता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने आपको हमेशा समझाने की कोशिश करी है कि जब भी आप कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़, चैप्टर या इसी बुक का ही नहीं, कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको टफ लग रहा है तो सबसे पहले आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लो। एक बार पढ़ो नहीं, 10 बार पढ़ो। जब चैप्टर आपको अच्छे से दिमाग में प्रिंट हो जाएगा तो क्वेश्चन हम कह रहे हैं कहाँ से भी उठाकर पूछ लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मेन जो कहते हैं ना कि पेड़ का मजबूत होने के लिए जड़ का मजबूत होना ज़रूरी है। तो आप चाहते हो कि आपका ये चैप्टर रेडी हो, तो उसके लिए सबसे पहली जड़ होती है चैप्टर का क्लियर होना। चैप्टर बिना पढ़े आप बोलो हम क्वेश्चन याद कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, तो आप वहाँ पर गड़बड़ करोगे। तो चैप्टर क्लियर करो, क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई परेशानी नहीं। तो अभी इस बुक के हमारे और चैप्टर बाकी हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।